तो आइए हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। 50 तक हम कर चुके हैं, 51 में से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया यानी ब्लड की कमी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है आयरन एंड फॉलिक एसिड। निम्न में से एड्स के लक्षणों में शामिल नहीं है। तो 1 माह से अधिक समय तक डायरिया रहना ये शामिल है, नाइट स्वेट्स है, स्प्लेनोमेगेली है, वेट गेन शामिल नहीं है। तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। रूबेला की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन कौन सा लगाया जाता है? MMR, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला। इंडिया किस ईयर में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2014 में। इंडिया को हमारे 2014 मार्च 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। HIV का संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध। बाकी तीनों रूट से HIV नहीं होता है। HIV संक्रमण के मामले में इन्फेक्शियस मटेरियल क्या होगा? तो ब्लड और सीमन, ये इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस MDR-TB, इसके इलाज की अवधि क्या है? देखिए, नॉर्मल जो हमारा डॉट्स का रेजिम होता है, यदि उसके बाद भी टीबी सही नहीं होती है और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उन एंटीबायोटिक्स के प्रति, खास करके INH आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन, यदि इन दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। और उसके बाद में इसके इलाज के लिए हम डॉट्स प्लस शुरू करते हैं, जिसमें डॉट्स वाला रेजिम तो चलता ही है, साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन और लगने लग जाते हैं। और ये इलाज MDR-TB का कितने समय तक किया जाएगा? कम से कम 24 से 27 माह तक। सिफिलिस क्या है? तो सिफिलिस हमको पता ही है कि एक बैक्टीरिया बोर्न STD है जो ट्रिपेनोमा पैलिडम से होता है। हाइपरटेंशन की रोकथाम का उपाय नहीं है। ज्यादा नमक खाना हाइपरटेंशन का कारण है, बल्कि इसकी रोकथाम का उपाय नहीं है। मानिया होता है उन्माद। अवसाद को डिप्रेशन कहते हैं। चिंता एंजाइटी है, डर फियर है। उन्माद क्या है? या फोबिया भी इसको कह सकते हैं। उन्माद क्या है? यह मानिया। किस ब्लड के लेड लेवल पर लेड पॉइजनिंग के क्लिनिकल सिम्टम उत्पन्न हो जाते हैं? ये मैं आपको लिखवा नोट्स में दे चुका हूं। जब 70 mcg पर DL से ज्यादा हो तो हम उसको लेड पॉइजनिंग मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेरियाट्रिक नर्सिंग से आप क्या समझते हैं? तो ओल्ड पर्सन्स, ध्यान रखिए, केवल ओल्ड वुमन नहीं, ओल्ड पर्सन्स को प्रदान की जाने वाली देखभाल को हम क्या कहते हैं? गेरियाट्रिक नर्सिंग। साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का कॉजेटिव फैक्टर क्या है? मतलब इस तरह के हम पदार्थ जो यूज करते हैं हमारे शरीर के लिए जो नुकसानदायक है, साइको एक्टिव पदार्थ है, वो किस कारण से हम यूज कर सकते हैं? तो कोमोर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब एक साथ किसी के दो बीमारियां हो जाए और इसके कारण वो थोड़ा साइको हो जाए। पुअर इंपल्स कंट्रोल, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह रहा है। बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसके कारण वो इस तरह का सब्सटेंस यूज करने लग गया हो, तो इसका जवाब क्या होगा? डी। 63 में डी, ऑल ऑफ द अबव। ECT की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। मेंटल हॉस्पिटल में जो व्यक्ति के सिर पे वो मशीनें लगा के, इलेक्ट्रोड्स लगा के झटके दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ECT। तो ECT में किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट्स का। ECT में इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस किए जाते हैं? टेम्पोरल रीजन पे, हमारे कान के ऊपर जो हमारा स्कैल्प का हिस्सा होता है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो ये हमको पता ही है कि BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ये तीनों हम जन्म के समय देते हैं। कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें होता है? जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, तो यहाँ तीनों ही मिल्क प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। गोइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। विटामिन D की कमी से वयस्कों में कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया, जबकि बच्चों में पूछे तो रिकेट्स। विटामिन C का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? आंवला। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। एल्ब्यूमिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। लेसिथिन एक तरह का फैट है। और एस्कॉर्बिक एसिड अपन किसको बोलते हैं? विटामिन C को।
72 क्या है, एनिमा लगाने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लिटाया जाता है, लेफ्ट लेटरल। इसी का एक और नाम होता है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन। जब हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन पीआर करते हैं तो भी इसी पोजीशन में की जाती है। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, पल्स प्रेशर का मतलब डायस्टोलिक सिस्टोलिक का अंतर, तो ये लगभग 40 या 30 से 50 mm ऑफ Hg होगा। क्रोन्स डिजीज कहाँ होती है, ये इंटेस्टाइन की डिजीज है, तो यहाँ पे इसोफेगस नहीं होगा, ब्रोंकियोल्स नहीं होगा, सिग्मोइड कॉलम में भी नहीं होगी, ये होती है टर्मिनल इलियन में। ये मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था उसमें इस बीमारी के बारे में बताया था। एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के संबंध में, एपिस्टेक्सिस क्या मतलब क्या होता है, अपने नाक से ब्लड आना। तो यदि ब्लीडिंग अग्र भाग से हो तो उसे पिंच करके, ये वाला सही है। नेजल डिकंजेस्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से है तो नेजल पैकिंग करनी है, लेकिन कभी भी उसका सिर पीछे की ओर नहीं करना है, उसको लिटाना नहीं है। तो 75 में बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 76, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है, तो ये हमको पता ही है, वायरस। श्वसन संबंधी असामान्य स्थिति नहीं है, एन्यूरिया। एन्यूरिया अपने यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। बाकी ये तीनों जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। डिस्प्नोइया का मतलब क्या होता है, श्वास लेने में तकलीफ होना। टेकिपोनिया मतलब श्वास लेने की जो रेट है उसका फास्ट हो जाना। ब्रेडिपिनिया का मतलब है हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसका स्लो हो जाना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब होगा ए। इंटेस्टाइन में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसके कारण जो हमारा भोजन है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है। और ये जबकि सी वाला जो पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हर्निया। बाकी बी वेरिकोज वेन है, ये अल्सर है डी। बेड सोर का कारण क्या होता है, प्रेशर। लंबे समय तक पलंग पर लेटे रहने के कारण, प्रेशर के कारण जो हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है, बैक पोर्शन, उस पर घाव हो जाते हैं, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेड सोर। ईयर पेन एडल्ट्स में सबसे सामान्य कारण होता है ओटिटिस एक्सटर्ना। हमारे कान के बाहरी रीजन में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण होता है। सेकंड इसका रीजन होता है ओटिटिस मीडिया, मिडल एयर का इन्फेक्शन। निम्न में से पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या मतलब होता है, पेरिटोनियम के माध्यम से शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उत्सर्जी पदार्थ है, उन सबको बाहर निकालना। तो इन तीनों बीमारियों में, ऊपर वाली तीनों बीमारियों में पेरिटोनियल डायलिसिस मना किया गया है, लेकिन रीनल डिजीज में तो हम ये करते ही हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। एस्फाइक्सिया के रोगी को दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार, गर्दन के आसपास के कपड़ों को ढीला करना है। एयरवे को खुला रखने के लिए रोगी के ललाट को थोड़ा पीछे की ओर और चिन को थोड़ा नीचे की ओर घुमाना है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। खुले घाव की प्रारंभिक देखभाल में सबसे पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, घाव वाले अंग को हिलाना डुलाना नहीं है और ड्रेसिंग करनी है, सभी सही है। किस डिजीज को आधा शीशी माइग्रेन, माइग्रेन में क्या होता है, आधे सिर में हमारे दर्द होने लग जाता है, इसलिए इसको आधा शीशी का दर्द भी कहते हैं। अर्टिकेरिया क्या होती है, एलर्जी के कारण जो भी रैशेज और उनमें खुजली चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्टिकेरिया। फिस्टुला, फिस्टुला से क्या मतलब है, देखिए दो ब्लड ऑर्गन्स के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन यदि हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड मैं आपको बता चुका हूं, लीवर है। एएम से हम क्या समझते हैं, दोपहर से पहले, इसको अपन क्या कहते हैं, एएम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को कितनी डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, 45 डिग्री। ये आप ध्यान रखिए, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है वो 10 से 15 डिग्री पे लगाया जाता है। आईवी जो होता है वो 25 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, और जो आईएम होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। एसी, एसी से हम क्या समझते हैं, तो एसी का मतलब होता है एंटी सीबम, यानी खाने से पहले, और इसका ऑपोजिट होता है पोस्ट सीबम, यानी खाने के बाद, उसको हम पीसी बोलेंगे। तो एसी का क्या मतलब हो गया, खाने से पहले। 91 नंबर का क्वेश्चन, मालिश करने से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब बी हो जाएगा, भाई किसी मलहम को स्किन पर रगड़ना। कौन सा आईवी द्रव का एग्जाम्पल नहीं है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाकी तीनों इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के एग्जाम्पल हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में सही कथन क्या होगा कि एल्बो को हमें हाथ के स्तर से ऊपर रखना,
सॉरी, हाथ को हमें कोहनी के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। नाइन्टी फोर कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केस में कौन सी सर्जरी की जाती है, तो टॉन्सिलेक्टोमी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको एकदम हटा देते हैं। जिसका पेज पलट गया है, चलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केस में क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। इसमें क्या करते हैं, बार बार टॉन्सिल हो रहे हैं तो हम जो टॉन्सिल्स होते हैं उन्हीं को काट के हटा देते हैं। पायरोप्लास्टी क्या है, देखिए प्लास्टिक शब्द जहां पर भी आ जाए, प्लास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना, किसी चीज को रिपेयर करना या उसका रिस्टोरेशन करना, मतलब एक तरह से उसको सही करना। तो पायलोरोप्लास्टी का क्या मतलब होता है, जो पायलोरिक रीजन होता है हमारे स्टोमक का, उस पायलोरिक स्फिंक्टर को हल्का सा ढीला किया जाता है। वहां पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा पा रहा है, तो उसको सही करने के लिए हम पायलोरिक स्फिंक्टर को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं ताकि खाना आराम से आगे चला जाए। हीमोडायलाइसिस क्या होता है, देखिए ब्लड को छानना। यदि हमारी किडनी खराब हो जाती है तो जो किडनी का काम है शरीर से जो भी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, वो नहीं हो पाता, तब हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। तो यह बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो ये हमें पता ही है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है। फ्लोरस नाइटिंगेल को जो नर्सिंग का फादर कहा जाता है, चरक को मेडिसिन का, हिप्पोक्रेटस को मॉडर्न मेडिसिन का। किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के फर्स्ट केस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। देखिए एक होता है इंडेक्स केस, एक होता है प्राइमरी केस। इंडेक्स केस का मतलब है कि वहां पर पहली बार कोई डिजीज आई है किसी क्षेत्र में और उसका जो पहला मरीज आएगा उसको इंडेक्स केस कहेंगे, जबकि प्राइमरी केस बीमारी पहले से है लेकिन बीच में खत्म हो गई थी और वापस उसका केस मिला है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी केस। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए चॉइस ऑफ सर्जरी। देखिए सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड मतलब ये होता है हमारे यूट्रस में, तो इसके लिए हिस्टेरेक्टोमी जो है वो बेस्ट मेथड है। इन शब्दों का मतलब देख लेते हैं। कॉनिजेशन, कॉनिजेशन का मतलब होता है कि यदि यूट्रस में कॉन्स बन गए हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर से बनने लग जाती है तो उनको काट के हटाना क्या कहलाता है, कॉनिजेशन कहलाता है। ऊफेरेक्टोमी शब्द आता है ओवेरीज को रिमूव करने के लिए, ध्यान रखिए, ओवेरीज के रिमूवल के लिए क्या शब्द आता है, ऊफेरेक्टोमी। और बिलरोथ फर्स्ट प्रोसीजर, बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर, ये स्टोमक से रिलेटेड होते हैं। जो गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है यानी स्टोमक को कुछ पार्ट को काट के हटा देना, ये बिलरोथ प्रोसीजर के अंडर आते हैं। और निम्न में से गलत कथन कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच्चाई के अधिक नजदीक होता है, ये तो सही कथन है। तो इसका उल्टा बी जो है वो गलत कथन हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 100 का बी। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को बोलकर, बात के थ्रू अपनी कोई बात समझाना, उसकी नॉन वर्बल होता है लिखकर या मैसेज के थ्रू। तो चूंकि वर्बल तो है उसमें झूठ बोला जा सकता है, कहा जा सकता है कि मैंने कहा ही नहीं, जबकि नॉन वर्बल चूंकि लिखित में होता है तो यह सच्चाई के ज्यादा नजदीक होता है। तो ठीक है, इस तरह से हमारे मॉडल पेपर जो थे फर्स्ट उसके हमने जवाब खत्म किए। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।